इस 1.5 माह के अरसे में ये बात भी मेरे इल्म में आ गई कि बुखारी की वाकफियत अंडरवर्ल्ड के कुछ गॉड फादर्स से भी थी। वो दरे पर्दा उनकी मदद भी करता था और कारोबार में उनके साथ किसी तयशुदा हिस्से का पार्टनर भी था। शायद यही वजह थी कि वो बेधड़क काम करने का आदी था। रहीमुद्दीन भी इस मजमूम कारोबार में तजम्मुल बुखारी के बराबर का शरीक था। 1.5 माह के अरसे में मैंने बुखारी के साथ मिलकर 4-5 नहायत कामयाब केस किए। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का मुतलिक इल्म नहीं था कि बुखारी ने इन केसेस में क्या कमाया और किस कदर हेरा फेरी की। मैं इन्वेंटरी और मुशीरनामा बनते वक्त इधर उधर हो जाया करता था ताकि कसम खाने और हलक उठाने की गुंजाइश रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन केसेस में बुखारी ने कम अज़ कम 75 लाख की रकम मुजरिमों से ऐंठी होगी। जो सामान खुर्द-बुर्द किया वो अलहदा था। बुखारी की वजह से रहीमुद्दीन से मेरे मरासिम बढ़ने लगे। उसने ख़ास तौर पर 2 केसेस में मुझे तारीफ़ी असनाद और इनाम के लिए ऊपर रिकमेंड भी किया और ज़ाती तौर पर भी मुझे तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स से नवाजा था। बुखारी हर केस के बाद मुझसे एक बात ज़रूर कहता था, समुंदर की तरह इंसान की ज़िंदगी में भी मद्दो-जज़र पैदा होता रहता है, इसलिए मैं तुम्हारा हिस्सा बड़ी ईमानदारी से महफूज करता जा रहा हूँ। जब भी तुम चाहोगे वो रकम तुम्हें सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर मिल जाएगी। लेकिन तुमने पहले तो कुछ और कहा था। मैं बेतकल्लुफ़ी से उसको याद दिलाता। तुमने कहा था कि मेरे हिस्से की रकम तुम और बॉस बराबर बांट लिया करोगे। वो सिर्फ मजाक था, लेकिन ये बात मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूँ। तुम्हारा हिसाब किताब अलहदा है। वो मुझे मायनी फेज़ अंदाज में उकसाने की कोशिश करता कि मैं भी अपनी कसम तोड़कर उसके साथ हिस्सों के लेन देन में शरीक हो जाऊँ। शायद इस ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन ना होगा, मैं बड़े एतमाद से जवाब देता। 1.5 माह के अरसे में 2 बार मेरी मुलाकात झरना से भी हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए मुझे कर्नल की कोठी पर नहीं जाना पड़ा था। दोनों मुलाकातें ऑफिसर्स क्लब में हुई। उन दोनों मौक़ों पर बुखारी मेरे साथ था, इसलिए झरना को मुझसे खुलकर बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने क्लब में झरना और दूसरे मेंबरान के दरमियान बेतकल्लुफ़ी से इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बेशर्मी के रास्तों पर बहुत आगे निकल चुकी थी। जब जब हमारी निगाहें आपस में चार होती, वो पलकों की एक एक जुम्बिश से शिकवा व शिकायत शुरू कर देती। बुखारी ने इतनी जल्दी मुझसे बेतकल्लुफ़ी पैदा की थी कि कभी कभी मुझे खुद भी ताज्जुब होता था। वो हर बात मुझसे खुल कर करने लगा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। ख़ास तौर पर मैं इस बात पर उसका मशकूर भी था कि उसने मेरी ईमानदारी का भरम कायम रखने में हर एतबार से मेरी मदद की थी। ये और बात है कि इसमें उसका मफाद भी शामिल था। बहरहाल हमारे दरमियान दोस्ती और एतमाद की फ़िज़ा बहाल हुई तो मेरे जहन से वो ख़तरात भी निकल गए जिनका एहसास सरोश ने दिलाया था। मुझे खुशी थी कि इस अरसे में जोगी सीताराम की पुरस्रार शख्सियत ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया था, लेकिन यह सब कुछ मेरा वहम था। काश मैं इस बात को जान लेता कि मैं जिन शाहराहों के ऊपर हंसता मुस्कुराता कदम उठा रहा था, उनके नीचे मेरे लिए एक ख़तरनाक और नाकाबिल यकीन अलाव भी दहक रहा था, जिसके भड़कते हुए शोले मुझे अपनी लपेट में लेने की खातिर तेज़ी से लपक रहे थे। मुझे 9 जुलाई का वो दिन आज भी रोज़े अव्वल की तरह याद है, जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा भौचाल आया जिसकी यादें आज भी मुझे कांप उठने पर मजबूर कर देती हैं। उस दिन मैं 3 रोज़ बाद एक बड़ा केस निपटा कर थका मांदा घर लौटा था। उस केस में बुखारी ने एक मोटी आसामी पर हाथ डाला था जो शुरू में तो बहुत उछला कूदा था। उसने मुझे और बुखारी दोनों को ख़तरनाक अंजाम से 2-4 कर देने की कस्में खाई थीं, लेकिन फिर बुखारी ने जो शिकंजा इस्तेमाल किया उसमें फंसने के बाद उसने अपनी ज़बान तो बंद कर ली थी, लेकिन उसकी आंखें आखिरी वक्त तक शोले उगलती रही थीं। मैं 3 रोज़ से एक पल के लिए भी सो ना सका था, इसलिए जलील के बेहद इसरार करने पर ज़बरदस्ती 2-4 लुक़मे हलक के नीचे उतारे, फिर अपनी ख्वाबगाह में जाकर लिबास तब्दील किए बगैर ही अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। मुझे इस बात का भी मुतलिक इल्म नहीं हुआ कि जलील किस वक्त गया। उसके पास बाहर के दरवाजे की एक चाबी मौजूद थी, इसलिए गालिबन वो मुझे अपने जाने की इत्तला देने की कोशिश में नाकाम होकर खामोशी से रुखसत हो गया था। मैं घोड़े बेचकर सो रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि जैसे कई अफराद मिलकर मेरे अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं कच्ची नींद से हड़बड़ा कर उठा। वो मेरा वहम नहीं था, मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे को बड़ी शिद्दत से पीटा जा रहा था। मैं लपकता हुआ दरवाजे के करीब गया। कौन है? क्या मुसीबत आ गई है? मैंने बुलंद आवाज़ से दरियाफ्त किया तो दूसरी जानिब से दरवाजे पर ज़रबें लगानी बंद कर दी गईं। दरवाज़ा खोलो, बाहर से किसी ने गरज कर कहा। तुम्हें किससे मिलना है? मैंने पूछा। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इस बार तहकमाना लहजे में जवाब मिला। दरवाज़ा खोलो।
हमें तुम्हारे अपार्टमेंट की तलाशी लेनी है। मैं एक लम्हे को गड़बड़ा गया। मेरे जहन में उस खतरनाक मुजरिम का तस्वुर उभर आया जिसे बुखारी ने अपने शिकंजों में जकड़कर बेबस किया था। उसके केस पेपर्स में भी बुखारी ने कोई हेरा फेरी नहीं की थी, अलबत्ता 2 लाख की रकम ऐंठने के बाद उसे दरमियान से निकाल दिया था। उसका जिक्र भी मुझसे बाद में किया गया था। बुखारी ने कहा था वो शख्स जो इस कदर उछल कूद कर रहा था एक साबिक डिफेंस सेक्रेटरी का साला है और बहनोई के ताल्लुकात की आड़ लेकर बहुत अरसे से लंबे लंबे हाथ मार रहा था। मैं कई बार उसे नज़रअंदाज कर चुका था, लेकिन आज उसकी मौत ही आई थी जो मेरे आंकड़े में फंस गया। मेरा ख्याल है कि तुमने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। ऐसे अफराद वक्ती तौर पर गुलू खलासी के लिए कदमों पर भी गिर जाते हैं, लेकिन बाद में बड़ी चीखों पुकार करते हैं। मैंने उसे बहुत सस्ते दामों में छोड़ दिया है। बुखारी लापरवाही से मुस्कुरा कर बोला, मैं नहीं समझता कि अब वो उछल कूद करने की हिमाकत करेगा। 2 लाख की हकीर रकम उस मोटे मुर्गे के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अलबत्ता ये बात अपनी जगह तय है कि वो अपने दोनों साथियों को छुड़ाने की खातिर ज़रूर हाथ पैर मारेगा। हो सकता है तुम्हारा ही अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो। मैंने 2 लाख वाली बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। 100% दुरुस्त साबित होगा, बुखारी ने बड़े यकीन से कहा। मैंने उसके सामान में कोई खुर्द-बुर्द नहीं की, इसलिए वो 2 लाख का बोझ बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। तुम्हारी इत्तला के लिए यह भी बता दूं कि ऐन मुमकिन है कि यह केस अदालत में जाने से पहले ही खुर्द-बुर्द हो जाए। क्या मतलब? मैं चौंका। बॉस ऐसे अफराद को हमेशा एहसानों के बोझ तले दबा देता है जिनकी जड़ें मजबूत और दूर तक फैली हों। मैं जिस डिफेंस सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ वो हमारी मौजूदा हुकूमत का भी एक अहम रुकन है। मेरे जहन में बुखारी की बातें गूंज रही थीं। जब दरवाजे को जोर से ठोकर मारकर दोबारा उसे खोलने का हुक्म दिया गया, मैंने झल्ला कर दरवाज़ा खोला तो एक बावर्दी इंस्पेक्टर 3 मुसल्लह सिपाहियों के साथ दनदनाता हुआ अंदर घुस आया। बाहर गैलरी में कुर्बो जवार में रहने वाले कुछ पड़ोसी भी जमा हो चुके थे। तुम्हारा नाम आज़र है? पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा। जी हाँ। आबकारी व महसूलात के महकमे से ताल्लुक़ है तुम्हारा? दूसरा सवाल भी हिकारत से किया गया। जी हाँ, लेकिन आप हजरात? मेरे पास बाकायदा सर्च वारंट है। इंस्पेक्टर ने मुझे बड़ी रौनक से झिड़क दिया। तुमने जिस शख्स से 2 लाख की रकम बतौर रिश्वत ली है उसने तुम्हारे खिलाफ बाकायदा पर्चा करवा दिया है। ये सरासर बकवास है। मैंने तिल मिलाकर अपनी सफाई पेश की। मैंने अपनी पूरी मुलाजमत के दौरान एक पैसा भी किसी से लेने की कोशिश नहीं की। जो शख्स भी पकड़ा जाता है वो तुम्हारी ही तरह ईमानदारी की कस्में खानी शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर ने हिकारत से कहा। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी ईमानदारी का दावा कहाँ तक दुरुस्त है। मैंने किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बगैर तलाशी लेने पर एहतजाज किया, लेकिन इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को इशारा कर चुका था जिन्होंने मेरे अपार्टमेंट का सामान कंगालना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर मेरे साथ खड़ा मुझे बड़ी कीना तोज नज़रों से घूर रहा था। मैंने उसे ज़्यादा छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। मेरे हाथ साफ थे, मुझे अपने आप पर एतमाद था। मुझे यकीन था कि उन्हें तलाशी मुकम्मल करने के बाद फिफत का सामना करना होगा। 20-25 मिनट तक वो बड़ी बेदर्दी से मेरे सामान को उलटते पलटते रहे। फिर एक सिपाही ने मेरे कोट की तलाशी लेनी शुरू की जो हैंगर पर लटका था। मान एक शुबा मेरे जहन में गहरी सूरत से उभरा। मैं सिपाही की तरफ तेज़ी से लपका, लेकिन वो इतनी देर में अपना ताम दिखा चुका था। उसका हाथ मेरे कोट की अंदरूनी जेब से बाहर बरामद हुआ तो उसमें 1000 रुपए के नोटों की पूरी गड्डी मौजूद थी। मेरा सर चकरा कर रह गया। मेरे साथ धोखा हुआ था। इन्होंने मुझे फांसने के लिए जालसाजी का जाल बिछाया था। नोटों का वो चारा मुझे फांसने के लिए वो अपने साथ ही लाए थे। सर, पुलिसमैन ने इंस्पेक्टर की तरफ नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए अपनी घटिया कारकर्दगी पर मसनूई खुशी का इजहार किया। ये रही मतलूबा रकम। गुड, इंस्पेक्टर ने कहा, फिर मुझे चुभती हुई नज़रों से देख कर बोला, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहोगे? तुमने मुझे किसी के कहने पर धोखे से ट्रैप किया है। मैंने खून का घूंट पीते हुए कहा, ये गड्डी मेरे कोट की जेब से बरामद नहीं हुई, तुम इसे अपने साथ लाए थे। ये सरासर ज्यादती है, बददयानती है। मैं अपनी सफाई में एहतजाज करता रह गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने बाहर से मौके के 2 गवाह बुलाकर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने में भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया। मुझे यकीन था कि वो गवाह भी उसी के मखसूस आदमी रहे होंगे। इंस्पेक्टर, मैंने उसे एहसास दिलाने की कोशिश की, तुमने अपनी वर्दी के साथ भी गद्दारी की है, लेकिन मैं तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने कर्नल कमाल बनर्जी को फ़ोन करना चाहा। झरना से बात हो जाती तो वो भी मेरी मदद को ज़रूर तैयार हो जाती, लेकिन इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी। सिपाहियों ने उसके इशारे पर मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दी। मैं चीखता चिल्लाता रह गया। थाने में मजिस्ट्रेट भी मौजूद था जिसने कागजात पर अपने दस्तखत और मोहर लगाकर मेरे ताबूत पर आखिरी कील भी ठोंक दी।
उसने भी कागजात पर दस्तखत करके जाए वकुआ पर अपनी झूठी मौजूदगी जाहिर कर दी थी। गोया जो कुछ हुआ था वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया था। कहीं ऊपर से मिलने वाले अहकामात ने उन सब को ज़मीर फरोशी पर मजबूर कर दिया था। सर, मैंने बराह रास्त मजिस्ट्रेट से कहा, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सरासर धांधली है। तुमको जो कुछ कहना है, जो सफाई पेश करनी है, वो अदालत के रूबरू पेश करना। राशि मजिस्ट्रेट ने स्पाट लहजे में एक रटा रटाया जवाब दिया, फिर दीगर ज़रूरी कागजात की खानापुरी करके चला गया। मजिस्ट्रेट के जाने के बाद इंस्पेक्टर और उसके अमले के अफराद ने मेरे साथ वही बर्ताव किया जिसके अहकामात उन्हें पहले से मिल चुके थे। मुझे गंदी गंदी, गलीज और नाताबले बर्दाश्त गालियों से नवाजा गया। जूतों और ठोकरों से मेरी तवाज़ो की गई। मुझे नंगा करके खुरदरे फर्श पर इधर उधर घसीटा गया। मेरे सर के बालों को बड़ी बेदर्दी से नोचा गया। मेरे मुंह पर थूका गया। मेरे गालों पर थप्पड़ और घूंसों की बारिश की गई। मैं तड़कता रहा, एहतजाज करता रहा, बिल बिलाता रहा, लेकिन पुलिस के वो फर्जी ईमानदार कारिंदे मुझ पर बेईमानी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर डंडे बरसाते रहे। 3rd डिग्री के मुख्तलिफ तरीके आजमाते रहे। मुझे बर्फ़ की सिल पर नंगा लिटाकर मेरे पैरों के तलवों पर बैट से शदीद ज़रबे लगाई गईं। फिर उसी नाजुक हालत में उठाकर जबरन दौड़ाया गया। ये हरबा शदीद ज़रबों के निशानात को छुपाने के लिए इख्तियार किया गया था। इंस्पेक्टर, मैंने निढाल होकर कहा, अल्लाह से डरो, एक दिन तुम्हें उसे भी मुंह दिखाना होगा। इससे पहले मुझे अपने बड़े अफसरों को मुंह दिखाना होगा। वो जहर खन से बोला, क़यामत जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन मुझे मालूम तो हो कि आखिर मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है। मैंने हाँपते कांपते हुए पूछा, ये तो हमें भी पता नहीं मेरी जान। एक हट्टे कट्टे सिपाही ने मूंछों पर ताव देते हुए बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, हम हुक्म के बंदे हैं, ऑर्डर की तामील करके खालिस हलाल की रोटी खाते हैं। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वो दोबारा मेरी धुनाई कुटाई में शुरू हो गए। मेरे ऊपर ईमानदारी के एवज जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मेरी कर्बनाक चीखें दरो दीवार से टकराती रहीं, लेकिन उन जालिमों को मेरी हालत पर रहम ना आया। फिर जब मेरी हालत नाजुक हो गई, मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी, तो 2 सिपाहियों ने डंडा डोली करके मुझे हवालात के नंगे फर्श पर डालकर लॉकअप कर दिया। गिरफ्तारी के दूसरे दिन मुझे अदालत में पेश करके 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया। मैं बहुत चीखा चिल्लाया, मैंने जेल कस्टडी के लिए दरख्वास्त की, लेकिन वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। उन्होंने मेरे सिलसिले में अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो बहरे हो गए थे, गूंगे हो गए थे। थाने लाकर मुझे फिर उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जहां मुझ पर 3rd डिग्री के अजियतनाक मजालिम तोड़े जाते थे। मुझे बार बार होश में लाया जाता। मेरी तबीयत बहाल करने की खातिर वो मुझसे दिल लगी की फहश बातें करते। फिर जब ज़रा मेरे होश ठिकाने आते तो उनके हाथ और पाँव मशीनी अंदाज में चलने लगते। रात होती तो मुझे लॉकअप में नंगे फर्श पर डाल दिया जाता। 2 दिन गुजर गए। मेरा ख्याल था कि दफ्तर के अमले की तरफ से कोई ना कोई मदद को ज़रूर आएगा, लेकिन किसी ने भी आने की जहमत गवारा नहीं की। तीसरे दिन एक एक्साइज ऑफिसर मुझसे मिलने आया। मुझे अंधेरे में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण नजर आई, लेकिन जब उसने मुलाकाती कमरे में पुलिस इंस्पेक्टर के सामने एक सील बंद लिफाफा थमाकर उसकी रसीद पर दस्तखत करने को कहा तो मेरी आंखों के नीचे अंधेरा फैल गया। मैंने लरसते हाथों से बमुश्किल लिफाफा खोला। मेरा अंदाज़ा गलत साबित नहीं हुआ। मुझे फौरी तौर पर मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया था। ये ज़्यादती है सर, मैंने अपने ऑफिसर से हाथ जोड़कर दरखास्त की। मुझ पर झूठा केस बनाया गया है। मैंने किसी से रिश्वत नहीं ली। इसका फैसला अब अदालत ही करेगी, लेकिन बॉस को तुम दोनों से इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसने नज़रें बदल कर कहा, तुम्हारी हरकतों ने महकमे की साख को ख़राब करने की गलती की है। दूसरे को इसका इनाम कुदरत की जानिब से मिल गया, अब तुम्हारी बारी है। दूसरा कौन? मैंने ताज्जुब से पूछा। तजम्मुल बुखारी, ऑफिसर ने बदस्तूर नफरत से जवाब दिया। 1 लाख की रकम उसकी लाश से भी बरामद हो चुकी है। लाश? मैं हैरत से एक्साइज ऑफिसर का मुंह तकने लगा। हाँ, उसने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, वो एक लोडिंग ट्रक से टकरा कर हादसे में जाँ बहक हो गया। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान उसकी जेब से वो निस्फ रकम भी बरामद कर ली जो तुम दोनों ने बांटी थी। ये झूठ है सर, मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा। मैंने अपनी तमाम जिंदगी में कभी किसी से हराम की 1 पाई 1 कता भी नहीं लिया। अब इन फजूल बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने जो किया है अब उसकी सजा भी तुम्ही को भुगतना होगी। एक्साइज ऑफिसर रसीद पर मेरे दस्तखत लेकर वापस चला गया। बुखारी की मौत की इत्तला सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। फिर एक ख्याल मेरे जहन में उभरा तो मुझे हंसी आ गई। बुखारी तिबई मौत नहीं मरा था, एक हादसे का शिकार हो गया था, और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो हादसा भी किसी सोची समझी स्कीम के तहत पेश आया होगा। जो बाअसर लोग मुझे बेगुनाह रिश्वत के घिनौने इल्ज़ाम में फंसा सकते थे, वो बुखारी को भी मरवाने से बाज नहीं आए होंगे। बुखारी को उसके किए की सज़ा मिली थी। मैं उसके साथ केस में शामिल था, इसलिए मैं भी जाल में फंस गया था।
बुखारी का जुर्म संगीन था, उसे मौत की नींद सुला दिया गया। उसके अंडरग्राउंड वर्ल्ड के गॉड फादर्स भी उसकी मदद को ना आ सके। सारे ताल्लुकात धरे के धरे रह गए। रहीमुद्दीन ने भी आंखें फेर ली होंगी। उसे बुखारी से ज़्यादा अपनी मुलाजमत प्यारी होगी। महकमे में बहुत सारे इंस्पेक्टर बुखारी से पुरखाश रखते थे। आप सब ने सुकून का सांस लिया होगा। उनके दरमियान बुखारी की खाली जगह हासिल करने की खातिर रस्सा कशी शुरू हो गई होगी। मैं अपनी ईमानदारी के जुर्म की पादाश में जेल में बेयारों मददगार पड़ा एड़ियां रगड़ रहा था। किस बात पर मुस्कुरा रहा है? डैश डैश की औलाद। इंस्पेक्टर ने मुझे ठोकर मारकर गंदी गाली दी तो मैंने खून के घूंट पी लिए और चुप हो गया। साहब, एक सिपाही ने कहा, ये आपको आंखें दिखाता है, ले जाओ हरामी को उठाकर ड्राइंग रूम में। इंस्पेक्टर ने जहर खन से कहा, उसके लंच का वक्त हो रहा है, पेट भर कर खाना खिलाओ। इंस्पेक्टर के इशारे पर वो मुझे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए फिर उसी अगूबत खाने में ले गए जहां दूसरे मुजरिमों पर पहले से जुल्म तोड़ा जा रहा था। 3-4 मस्टंडे किस्म के सिपाहियों ने फिर मेरे सब्र को आजमाना शुरू कर दिया। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी तो उन्होंने हाथ रोक लिए। उस रात मैं लॉकअप में पड़ा मौत की दुआएं मांग रहा था जब किसी के जोर जोर से कहकहा लगाने की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोल दी। जो दीवाना मुझे पहले रोज़ दफ्तर जाते वक्त मिला था, इस वक्त मेरे बराबर दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी खस्ता हालत पर कहकहे लगा रहा था। मेरे कानों में जलील की कही हुई बात गूंजी तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसे आंखें फाड़ फाड़ कर रहन तलब नजरों से देखने लगा। उसने पहले रोज जिस भौचाल का जिक्र किया था वो मेरी जिंदगी में आ चुका था। ऊद बलाऊ की तरह आंखें फाड़े क्या घूर रहा है? उसने मुझे घूर कर कहा, आंखें मूंद ले, कानों में रुई ठोंस ले, दमादम के नारे लगाया कर। मैं बेकसूर हूँ मलंग बाबा। मेरी आवाज़ रिंध गई। तो मेरे लिए ज़िंदगी की दुआ नहीं मांग सकते हो तो अपने माबूद से मेरी मौत की सिफारिश कर दो। मैं जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी लेकर करूँगा भी क्या? बगलें बजाना, बगलें। दीवाना आंखें निकाल कर बोला, फिर अपने बड़े हुए नाखनों से झाड़ झंकार दाढ़ी में उल्टी कंगी करने लगा। उसके वजूद से ताफुन फूट रहा था, लेकिन कोई बात ज़रूर थी कि उसके कुर्ब का एहसास मुझे भला लग रहा था।